Jai Hind and most welcome to all of you. In today's session, we are going to study the Canterbury Tales and its general prologue. You can see on the top of the heading, the Canterbury Tales and its general prologue written by Geoffrey Chaucer. ये Canterbury Tales का जो general prologue है बहुत necessary है for those candidates who are doing master degree in English from any university in India or in the world. If Chaucer is prescribed in their syllabus, then the study of the Canterbury Tales is very necessary because the question may be asked in your university exam like this: discuss or explain the general prologue of the Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer in brief. Or any type of question may be asked in your university exam like this: why Chaucer is called the father of English poetry, या why Chaucer is called the morning star of Reformation, या why Chaucer is called the realist. So any type of question may be asked in your university exam, so be ready for that. And one thing I would like to tell you before I start my session, I would like to declare that I would like to continue the session in a bilingual way. I will speak Hindi plus English so that you can understand the story of the Canterbury Tales and its general prologue in a very fantastic and excellent way. So my objective is to provide very simple classes to the students, and I would like to make you aware of which type of question will be asked in your competitive exam and how you are going to be ready with the story in your mind. So let's start the session. यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, द कैंटेबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग रिटन बाय जॉफरी चौसर. तो जब भी आपके एग्जाम में द कैंटेबरी टेल्स या इसके जनरल प्रोलॉग से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे आप इग्नू का कोर्स कर रहे हो या डीयू से आप मास्टर डिग्री कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, अगर आप इंग्लिश से मास्टर डिग्री कर रहे हो तो चौसर का पढ़ना बहुत जरूरी होता है. और उसके जनरल प्रोलॉग द कैंटेबरी टेल्स एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है. और साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूजीसी नेट और जीआरएफ की तैयारी करते हैं. तो द कैंटेबरी टेल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एंड जीआरएफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो आज की सेशन में हम लोग बहुत शानदार तरीका से इसको शुरू करते हैं कि क्या है द कैंटरबरी टेल्स और इसके जनरल प्रोलॉग किसे कहते हैं, क्यों इसका जनरल प्रोलॉग के ऊपर ज़्यादा इम्फेसाइज है. ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्रोलॉग है, ये इसका नाम जनरल प्रोलॉग ही क्यों है. तो ध्यान दीजिएगा, जनरल का मतलब होता है कॉमन, सिंपल. तो ये तो बात आपको पता है, बहुत जनरल बात करेंगे तो वो जनरल कहलाएगा. और प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोलॉग का मतलब समझा देते हैं कि प्रोलॉग क्या होता है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे. आप लोग वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है. तो प्रोलॉग मीन्स अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द कैरेक्टर्स जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले और द नोवेल और द ड्रामा. जब भी कोई प्ले, नोवेल या कोई स्टोरी शुरू होने वाला होता है, उसके ठीक पहले जब राइटर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोलॉग कहते हैं. तो मेन स्टोरी शुरू होने से पहले जब हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये लोग जा करके मेन स्टोरी को बनाने वाले हैं, यानी कि मेन स्टोरी में इस टाइप के कैरेक्टर आने वाले हैं, तो इसके पहले वाले हिस्सा को, मेन स्टोरी से शुरू होने वाले पहले वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं प्रोलॉग. तो आई होप कि आपको प्रोलॉग का मतलब पता चल गया होगा. व्हाट डज मीन बाय प्रोलॉग. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट फॉर यू. प्रोलॉग मीन्स अ लिटिल या ए स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, द नोवेल, द ड्रामा और द शॉर्ट स्टोरीज और द लॉन्ग स्टोरीज. कोई भी स्टोरी शुरू होने से पहले जब हम कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोलॉग. तो आपको पता होगा जनरल प्रोलॉग क्या है. तो यानी कि द कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स हैं और वही कैरेक्टर्स द कैंटरबरी टेल के स्टोरी बताते हैं. यानी कि यदि आप कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, यदि आपके एग्जाम में चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लाएं और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले चाहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाए, तो ध्यान रखेंगे किसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है. और जनरल प्रोलॉग क्या है, तो कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल देना, यानी कि स्मॉल इंफॉर्मेशन देना ही कहलाता है जनरल प्रोलॉग. यानी कि कैंटरबरी टेल्स में आप लोगों को पता है कि 30 कैरेक्टर्स हैं और 30 कैरेक्टर्स पिलग्रिम्स के रूप में हैं, तीर्थयात्री हैं ये लोग, और तीर्थ स्थान पे भ्रमण करने जा रहे हैं. आपको पता है कि तीर्थ स्थान पे वही लोग जाते हैं जो लोग पुण्य कमाना चाहते हैं. हम लोग भी, या इंडिया में भी आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, यानी कि गंगा नहाने जाते हैं, हरिद्वार, काशी, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे, तो उसको पिलग्रिमेजेज कहते हैं. तो इंग्लैंड में भी 14th सेंचुरी में, चौसर के टाइम में भी पिलग्रिमेजेज बहुत पॉपुलर थे.
14th सेंचुरी में लोग इंग्लैंड से एक जगह थी कैंटरबरी, वहाँ जाया करते थे। वहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए वो लोग प्लानिंग करते थे कि हम लोग जाएंगे। अब वहाँ भी उन लोगों को भी पुण्य कमाना हुआ होगा, तो वो लोग तीर्थ स्थान पे जाया करते थे। तो आइए आज हम लोग ये शुरू करते हैं। तो आपको प्रोलोग का मतलब समझ गया। और जब भी आपके एग्जाम में कुछ भी किसी टॉपिक आता है तो वो किसी न किसी राइटर के बारे में या नरेटर के बारे में होता है। तो सबसे पहले नरेटर के बारे में भी कुछ लिखना होता है कि क्या है। तो आपको पता है कि द कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलोग किसने लिखा है? तो जॉफरी चौसर। अब हम जॉफरी चौसर के बारे में बताते हैं। अबाउट चौसर, ठीक है, कि चौसर क्या है। इनका पूरा नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉफरी चौसर। तो हम सारा कहानी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि लिखने में बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान सुनिए, जॉफरी चौसर क्या है। तो जॉफरी चौसर पोएट भी हैं और क्रिटिक भी है। तो इंग्लिश में सुनेंगे, जॉफरी चौसर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड क्रिटिक्स ऑफ द 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी के सबसे महान पोएट और क्रिटिक में गिने जाते हैं हमारे जॉफरी चौसर। तो क्रिटिक क्यों कहा गया इनको? क्रिटिक इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय ये अपने कैरेक्टर्स का खूब खिंचाई करते थे, यानी कि क्रिटिसिज्म करते थे, निंदा करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे। आप किसी को निंदा करेंगे, उसका आलोचना करेंगे। क्यों करते हैं भाई आलोचना निंदा? क्योंकि वह उसी के लायक है। तो वो जो आदमी दिखता कुछ है, उसका काम कुछ और हो जाता है। तो इसलिए चौसर को अच्छा नहीं लगता और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का वो क्रिटिसाइज करते हैं और रियल पिक्चर बताते हैं कि 14th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन द रियल पिक्चर ऑफ द 14th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर के टाइम के समय जो रियल पिक्चर इंग्लैंड का था उसको एक्सप्लेन करें। तो ये सारे चीज लिख सकते हैं कि चौसर क्या है भाई? तो पोएट है और क्रिटिक है। और दूसरी बात कि चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। चौसर को इंग्लिश के फादर कहते हैं। इंग्लिश पोएट्री के भी यही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी यही हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसका आंसर हम देते हैं, व्हाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बिकॉज व्हेन चौसर केम ऑन द लिटरेरी होराइजन ऑफ इंग्लैंड ओनली फ्रेंच एंड लैटिन वर used and were spoken in the courts and the schools। जब चौसर इंग्लैंड में आए थे 14th सेंचुरी में, तो वहाँ की लैंग्वेज थी फ्रेंच एंड लैटिन। तो अब कहें कि सर तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। तो इंग्लिश लैंग्वेज थी लेकिन डायलेक्ट के रूप में थी, डायलेक्ट। तो चौसर ने देखा कि जितने भी लिटरेचर का जो वर्क लिखे जाते हैं वो सब फ्रेंच में लिखे जाते हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं, इंग्लिश में कोई लिखता नहीं है। और इंग्लिश बोली भी जाती है तो डायलेक्ट। तो the condition of English during the time of Chaucer was no better because English was spoken in the form of dialect। डायलेक्ट के रूप में। डायलेक्ट किसको कहते हैं? जब टूटी फूटी अंदाज में हम बोलते हैं, बिना हम प्रोनाउंसिएशन, बिना ग्रामर का सही यूज करके। तो चौसर ने सब चीजों में सुधार लाया था। पोएट्री में ही तो सुधार लाया ही था, लैंग्वेज में भी सुधार लाया था। तो इसके लिए उसने ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन को भी अच्छा सुधारा और इतना अच्छा सुधारा कि चौसर उस समय क्या होता था कि इंग्लैंड में 4 मिडलैंड डायलेक्ट खूब पॉपुलर थे। यूजीसी नेट वालों के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में चौसर के समय कितने डायलेक्ट इंग्लिश के बोले जाते थे। तो 4 डायलेक्ट बोले जाते थे, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, साउथर्न एंड द नॉर्थर्न। अब रही बात कि जब चौसर इंग्लैंड में आया था, हालत इंग्लिश की एकदम खराब हो गई थी। तो इन चारों डायलेक्ट्स में से किसको सिलेक्ट किया था? तो इन चारों डायलेक्ट्स में से चौसर ने ईस्ट मिडलैंड को सिलेक्ट किया था। तो ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज इज कॉल्ड द किंग्स लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के किंग्स लैंग्वेज पूछ देगा आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूजीसी नेट जेआरएफ में या आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि डिस्क्राइब कीजिए कि चौसर के समय किंग्स लैंग्वेज क्या थी। तो किंग्स लैंग्वेज इंग्लैंड का ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज थी, ठीक है। तो चौसर ने इसको सिलेक्ट किया। तो चौसर सिलेक्टेड ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज यानी कि किंग्स लैंग्वेज एंड ब्रेथ्ड अ न्यू लाइफ इनटू इट एंड मेड इट अ सुटेबल व्हीकल फॉर लिटरेरी एक्सप्रेशन। चौसर ने क्या किया कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को सिलेक्ट किया और इसमें अच्छा लाइफ इन्फ्यूज कर दिया, भर दिया और इसको बनाया सुटेबल एक्सप्रेशन किसका? लिटरेचर का। तो लिटरेचर के लिए इस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। दैट्स व्हाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसीलिए चौसर को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और भी ध्यान देंगे कि चौसर्स कैरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फ्रेंच, द इटालियन एंड द इंग्लिश। चौसर ने भी अपने कैरियर को इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज से शुरू किया था। चौसर भी फ्रेंच जानता था, फ्रेंच में बहुत सारे इसका वर्क्स थे। तो चौसर का बहुत सारा वर्क फ्रेंच में भी है, जैसे द रोमांस ऑफ द रोज, ठीक है। तो चौसर का बहुत सारे वर्क्स फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में लिखे गए, जैसे द रोमांस ऑफ द रोज, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स,
ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। तो ये बहुत सारे वर्क्स थे जो फ्रेंच और इटालियन में लिखे गए थे, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं थी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम चौसर के मन में ख्याल आया कि हमने तो फ्रेंच और इटालियन में बहुत सारे वर्क्स को प्रेजेंट किया है, लेकिन अब चाहते हैं कि हम कोई वर्क ऐसा लिखें जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो। इसीलिए चौसर के इस ख्याल के लिए बहुत सेलिब्रेटिंग वर्क है हमारा द कैंटरबरी टेल्स। तो चौसर का सबसे लास्ट वर्क और सबसे ओरिजिनल और प्योर वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, दैट वाज प्योरली रिटन इन मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। ये मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसलिए भी चौसर के इस कंट्रीब्यूशन से भी प्रूव्ड होता है कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे रीजन आप लोग बता सकते हैं कि चौसर को क्यों इंग्लिश के पिता कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि चौसर के बारे में भी कुछ लिखना पड़ता है, चौसर क्या था, फादर ऑफ इंग्लिश क्यों हुआ, और द कैंटरबरी टेल्स की स्पेशलिटी क्या है, चौसर ने इसको कब लिखा था। तो अपने सबसे लास्ट कैरियर में चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स और जनरल प्रोलोग को लिखा था। ठीक है, और भी इंग्लिश लैंग्वेज में, फ्रेंच और इटली में लिखना चाहा लेकिन नहीं लिखा, ये प्योरली इंग्लिश में लिखा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये क्या है भाई द कैंटरबरी टेल्स। तो ध्यान दीजिएगा, द कैंटरबरी टेल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, द कैंटरबरी टेल्स और इसके जनरल प्रोलोग। तो अभी कैंटरबरी टेल्स क्या है, तो ये एक बहुत लॉन्ग वर्क है, जोफ्री चौसर का एक वर्स है। क्या है ये वर्स, VRSE, बहुत लंबा वर्स है और ये अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क। क्यों भाई, तो चौसर ने इसको लिखना शुरू किया था, चौसर इसको लिखना शुरू किए थे 1387 में और 1400 में ये मर गए। ठीक है, तो उस समय मात्र ये कितने स्टोरी लिखे थे, 24 स्टोरीज। जब ये मरे थे तो 24 स्टोरीज ही कंप्लीट हो पाई थी, यानी कि अगर ये जिंदा होते तो ये टोटल 120 स्टोरीज लिखने की प्लानिंग कर रहे थे। सोचो, अगर अभी हम इसके पॉइंट पे आते हैं, यानी कि 24 स्टोरीज लिखकर ही खत्म हो जाते हैं। प्लानिंग किए थे कि हम 120 स्टोरीज लिखेंगे, लेकिन नहीं लिख पाए। तो ध्यान देंगे कि चौसर्स इंटेंशन क्या था, CHAUCER, चौसर्स इंटेंशन। ठीक है भाई, तो कह देगा कि चौसर का इंटेंशन द कैंटरबरी टेल्स लिखने के पीछे क्या इनकी इरादा थे, क्या इनके इंटेंशन थे। तो याद रखिएगा, चौसर्स इंटेंशन वाज टू राइट 120 स्टोरीज, बट he could not write 120 stories, he could write only 24 stories by the time of his death। ठीक है, क्योंकि वो 1400 में चौसर का डेथ हो जाता है, इसीलिए ये जो वर्क है इनकम्प्लीट हो जाता है, अनफिनिश्ड। इसको आप इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है भाई, इनकम्प्लीट वर्क है चौसर का। तो आएगा आप लोगों के एग्जाम में, या UGC नेट JRF वालों कि, या आप लोगों के किसी भी एग्जाम में, कि भाई द कैंटरबरी टेल्स चौसर का कंप्लीट वर्क है कि इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट है। और कितने में खत्म हो गई, तो 24 स्टोरीज में खत्म हो गई। प्लानिंग कितना थी, 120 स्टोरीज लिखने का। अब देखिए, आपको एक बात बताते हैं कि चौसर ने 24 स्टोरीज लिखा, तो उसमें मोर देन 17,000 लाइन्स हैं। अभी कैंटरबरी टेल्स जो लिखे हैं चौसर, उसमें 24 स्टोरीज है और जो लाइन है वो 17,000 लाइन्स है। सोचिए, तब इसको मैग्नम ओपस कहते हैं। सोचिए कि अगर 24 स्टोरीज, ठीक है, में 17,000 प्लस लाइन्स है, ठीक है, तब इसको कहा जाता है मैग्नम ओपस। तो व्हाई चौसर्स वर्क इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। तो बोल देंगे कि मतलब कंप्लीट किए थे ये 24 स्टोरीज में और इसमें 17,000 लाइन्स है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नम ओपस। इसको क्या कहा गया, मैग्नम। ठीक है भाई, मैग्नम ओपस, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं मास्टरपीस, मास्टरपीस। तो ये चौसर का मैग्नम ओपस मास्टरपीस वर्क है। और चौसर ने प्लानिंग किया था कि हम 120 स्टोरी लिखेंगे। तो सोचिए, इफ चौसर हैड रिटन 120 स्टोरीज, इफ चौसर हैड रिटन 120 स्टोरीज, देन व्हाट वुड हैपन। तब क्या होता, जब चौसर ने मात्र 24 स्टोरीज लिखा जिसमें 17,000 लाइन्स है। इमेजिन कीजिए, लेट्स इमेजिन कि इफ चौसर हैड रिटन 120 स्टोरीज, देन व्हाट वुड हैपन। लेट्स कैलकुलेट। यदि चौसर, यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको मैथमेटिकल वे में एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्या होता यदि चौसर टोटल 120 स्टोरी लिखते। तो यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, 24 स्टोरीज इक्वल टू कितना लाइन है, 17,000 प्लस लाइन्स। ठीक है,
यदि चौसर 120 स्टोरी लिखता तो क्या होता भाई, तो 17,000 बाई 24 मल्टीप्लाई 120, यानी कि ये 85,000 प्लस लाइन्स होते, 85,000, 86,000, ठीक है, या 90,000 लाइन्स में चले जाते। तो स्टूडेंट 24 स्टोरीज को पढ़ने में ही तो उसके लाइफ बिखर जाते हैं। और यदि वो 85,000 लाइन्स यानी कि 120 स्टोरीज यदि 64 जिंदा होते या लिख दिए होते तो क्या होता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का वो इस सिलेबस को टच ही नहीं करते। सब कहते कि अरे यार ये इतना लंबा चौड़ा महाविनाशक वर्क है, मतलब 24 में ये अनफिनिश्ड कहा गया। सोचिए अगर 85,000 लाइन्स में यानी कि 120 स्टोरीज 64 लिखे होते तो प्रलय मच जाती, हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उसकी तबाही हो जाती। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं कि अभी देखिए जब भी कोई चीज़ बनाया जाता है उसके पहले रिसर्च करना पड़ता है। हमने बहुत अच्छा रिसर्च करके तब ये हम टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि अगर रिसर्च किए हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, और यदि आप सर्च करेंगे तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले नए टॉपिक पे वीडियो मिल सके। और यूँ तो इसके ऊपर मीडिया वाले ने भी बहुत मजाक बना के रखा है कि यूट्यूब स्टार को, यूट्यूब टीचर्स को आता कुछ नहीं, वो लोग 2 कौड़ी के होते हैं। वो लोग बस कोई भी ग्राफ, कोई भी चित्र एक्सप्लेन कर देते हैं और ये सब व्यूज बटोरने के लिए करते हैं। व्यूज के लिए नहीं है, ये आपके मास्टर डिग्री कंप्लीट कराने के लिए है, आपके यूजीसी नेट जीआरएफ क्रैक कराने के लिए है ताकि आप लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकें। और दूसरी बात, इसके बनाने के पीछे बहुत बड़ा रिसर्च का हाथ है, ये तब जाके ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। और ये मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि जहाँ पे उनकी थॉट स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, वहाँ से टीचर्स, यूट्यूब स्टार्स का, हम तो अभी स्टार्स नहीं है, अभी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, नया चैनल है और अपडेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो एक लाइन हमने बोला है कि जहाँ पे मीडिया का जो थॉट है दब जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से यूट्यूब टीचर्स का जो थॉट है वो शुरू होता है। आप लोगों ने बहुत सारे मुद्दा को दबा देने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते हैं, वही काम तो यूट्यूब ये पे बनाने वाले टीचर्स उस टॉपिक को हाईलाइट करते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए कि ये सब टॉपिक पे टीचर्स के बारे में बकलोली करने से अच्छा रहेगा कि अपने वर्क के ऊपर ध्यान दें और ऑनेस्टली और इन रियल सेंस अपनी ड्यूटी को निभाएं। जहाँ पे होना चाहिए कि जिस केस को हाईलाइट करें उसको दबा दिया जाता है, तो यही काम तो टीचर्स का है, जो आप दबाते हैं उसको ये उठा देता है। तो चलिए आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं। ऐसा होते रहता है, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि अभी ये न्यूज़ बड़ी हॉट है हमारे मीडिया में। तो आते हैं, अब हम लोग जनरल प्रोलॉग की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ये जनरल प्रोलॉग? तो आप लोगों के एग्जाम में द कैंटरबरी टेल्स का, यहाँ ध्यान देंगे, द कैंटरबरी टेल्स, क्या पूछेगा जनरल प्रोलॉग कि जनरल प्रोलॉग क्या होता है। हमने प्रोलॉग के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया कि प्रोलॉग क्या होते हैं, लेकिन प्रोलॉग का डिस्क्रिप्शन द कैंटरबरी टेल्स में कहाँ से शुरू होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बिगिंस विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर। कभी भी ध्यान देंगे कि जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि द कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग क्या है और कहाँ से शुरू होती है, तो द कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग अप्रैल के मंथ से शुरू होता है। चौसर ने अप्रैल के मंथ को सिलेक्ट किया है अपने इस कैंटरबरी टेल्स में, और ओपनिंग लाइन में ही अप्रैल मंथ का चर्चा किए हैं। और वो कहते हैं कि अप्रैल एक बहुत सुटेबल मंथ होता है, बहुत अच्छा महीना होता है जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल के सीजन में आप लोगों को पता है कि स्प्रिंग सीजन क्या है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स, लीव्स स्टार्ट्स कमिंग ऑन द प्लांट्स एंड लीव्स। तो ध्यान देंगे कि हमारे पेड़ पे या लाइफ में एक नया टाइप का फ्रेशनेस आ जाता है जब स्प्रिंग सीजन आता है। और स्प्रिंग सीजन इज टेकन फॉर द किंग ऑफ ऑल द सीजन। आप लोगों को ये पता होगा कि स्प्रिंग सीजन को सभी ऋतुओं का राजा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी सीजन में हरियाली आ जाती है, नए नए फल फूल दिखाई देने लगते हैं और फूल बहुत खिले रहते हैं स्प्रिंग सीजन में, और ना ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ज़्यादा गर्मी रहता है। तो चौसर ने जनरल प्रोलॉग में अप्रैल को मंथ को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि पिलग्रिमेजेस पे जाने के लिए, तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए ये एक सुटेबल मंथ है अप्रैल, जबकि ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। अब इंग्लैंड में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो जब मार्च का महीना ख़त्म होता है और अप्रैल शुरू होता है तो थोड़ा सा गर्माहट आ जाती है
और चीज़ें फ्रेश हो जाती है और अच्छा हवा हमारे बॉडी को टच करता है। तो चौसर भी अप्रैल के महीना में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? तो पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। उनको भी 14th सेंचुरी में वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं हमारे जॉफरी साहब। तो याद रखिएगा कि उस यात्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि जहाँ पे जा रहे हैं उस रिलीजियस प्लेस का नाम क्या है? रिलीजियस प्लेस का नाम है द श्राइन, द SHRIN, द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। BE होता है, BECK एट, अपना स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेंगे, कैंटरबरी कैथेड्रल, CNTR कैंटरबरी कैथेड्रल, CATHEDRAL कैथेड्रल। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लैंड में चौसर अप्रैल के महीना में वो तीर्थ यात्रा पे निकलने की कोशिश करते हैं और वो मंथ होता है अप्रैल, और ये लंदन से कैंटरबरी जा रहे हैं। तो ये बहुत जो पिलग्रिम्स थे तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए इंग्लैंड में अप्रैल का महीना बहुत पॉपुलर था, अभी भी पॉपुलर होगा ही। जब चौसर ने ऐसा लिखा है तो मैं भी कि अप्रैल का मंथ पिलग्रिमेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो कैंटरबरी टेल्स, ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? तो कैंटरबरी टेल्स, उस जगह का नाम क्या है? द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। यहाँ जाने के लिए चौसर अप्रैल के महीने में निकल पड़ते हैं। एक दिन, वन डे, एक दिन चौसर। अब आप लोग स्टोरी अपना समझिएगा कि एक दिन चौसर उसी यात्रा के दौरान जब शाम हो जाता है, अभी कैंटरबरी टेल्स जा ही रहे थे, तो शाम हो जाने के चलते एक इन में ठहरते हैं। इन में, उस इन का नाम है टैबार्ड इन, TABARD, टैबार्ड इन, INN, याद रखेंगे। टैबार्ड इन में जाके ठहरते हैं और कहते हैं कि चलो आज की शाम इसी इन का नाम, आज ही इसी इन में हम लोग ठहरते हैं। तो चौसर जा करके टैबार्ड इन में शाम गुजारते हैं और सोचते हैं कि कल हम फिर से यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ पे? तो द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। अब जैसे वो इस इन में अपना स्टे किए हुए थे, उसी समय अ ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स आ जाते हैं उसी धर्मशाला में। तो अनदर ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स कम इन दैट टबार्ड इन, उसी इन में आ जाते हैं। कितने भाई? तो अ ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स आते हैं और उसी धर्मशाला में, उसी इन में ये लोग स्टे करते हैं। और वो लोग भी सोचते हैं कि आज यहीं पे शाम हम लोग स्टे करते हैं और कल यहाँ से हम लोग कैंटरबरी टेल्स के लिए निकलेंगे। तो जब शाम को ये साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तो चौसर भी वो डिनर ज्वाइन कर लेते हैं उन लोगों के साथ, यानी कि 29 पिलग्रिम्स के साथ। तो यहाँ याद रखिएगा 29 पिलग्रिम्स तो आ गए इन में। पहले से आके बैठे हुए थे हमारे राइटर, जिसका नाम है जॉफरी चौसर, नरेटर। तो वो भी प्लस 1 नरेटर कर देंगे, नरेटर, ठीक है। तो टोटल कितने पिलग्रिम्स हो गए? 30 पिलग्रिम्स, ठीक है। 30 पिलग्रिम्स डिनर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो डिनर, शाम के समय। तो जब डिनर कर रहे थे तो उसी पिलग्रिम्स का एक होस्ट है जिसका नाम है हैरी बेली, होस्ट। तो पिलग्रिम का, सॉरी, इन का होस्ट टबार्ड, TABARD, टबार्ड इन, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे ये सारे पिलग्रिम्स रुके हुए थे? तो टैबार्ड इन में। तो टैबार्ड इन का जो होस्ट है वो कौन है भाई? होस्ट है हैरी बेली, HERRY, हैरी BAILY। अब ये ध्यान दीजिएगा, यही स्टोरी बनाएगा। टैबार्ड इन का जो होस्ट है हैरी बेली, ये प्रपोज करता है, जितने भी 29 पिलग्रिम्स हैं सबको प्रपोज करता है कि देखो भाई, जो लोग अपने जर्नी को एंजॉयबल बनाने चाहते हैं तो एक शर्त है मेरा, यदि आप लोग बोलो तो मैं बताऊं। तो सारे पिलग्रिम्स बोलते हैं कि ठीक है बताइए। तो कहता है कि हर पिलग्रिम्स जाते वक्त और कैंटरबरी से आते वक्त दो स्टोरी जाते वक्त और 2 स्टोरी आते वक्त सुनाएगा। तो टोटल पिलग्रिम्स कितना है? 30। और एवरी पिलग्रिम हैज टू टेल 2 स्टोरीज एट द टाइम ऑफ गोइंग एंड 2 स्टोरीज एट द टाइम ऑफ कमिंग। तो अगर इस तरह से एक पिलग्रिम 4 स्टोरी सुनाएगा तो 30 पिलग्रिम कितने स्टोरी सुनाएंगे?
120। इसीलिए कहा जाता है कि चौसर का जो डिसीजन था, चौसर का जो इंटेंशन था, चौसर का जो प्लानिंग था, वो ये प्लान किए हुए थे टेबार्डिन में कि अब हम 120 स्टोरीज लिखेंगे कैंटरबरी टेल्स का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौसर 14 सेंचुरी में मर जाते हैं, उस समय मात्र 24 स्टोरीज ही लिखे होते हैं। इसीलिए 24 स्टोरीज का द कैंटरबरी टेल्स पब्लिश हो जाता है और इसीलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड टास्क। तो आई होप कि आपको ये सारा कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि कहानी शुरू होता है तो जनरल प्रोलॉग कैसे शुरू होता है। तो जनरल प्रोलॉग आपको बता दिए हैं कि जनरल प्रोलॉग अप्रैल के महीने में शुरू होता है और ये सारे पिलग्रिम्स जो हैं, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये उन पिलग्रिम्स के नाम हैं जो स्टोरी टेलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। बाकी हमने उसका नाम नहीं लिखे हैं और नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टोरी टेलिंग क्रिएट करने में। अब ये जो हमारा होस्ट है हैरी बेली, वो कहता है कि कौन सबसे पहले स्टोरी सुनाएगा। तो क्वेश्चन ये आ गया कि भाई हु विल बी द फर्स्ट पिलग्रिम टू टेल द स्टोरी। पहला पिलग्रिम कौन है जो स्टोरी सुनाएगा। तो सब लोग एक दूसरे के चेहरा देख रहे थे कि अरे यार तुम शुरू करो, तुम शुरू करो, तुम शुरू करो। तब हैरी बेली सजेस्ट करता है कि ऐसे नहीं होगा, हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रॉज। तो स्ट्रॉज को ड्रॉ होता है और उसमें जिसका नाम आएगा वही फर्स्ट पिलग्रिम होगा स्टोरी सुनाने वाला। तो जब स्ट्रॉ ड्राउज होता है तो उस समय, यानी कि याद रखिएगा स्ट्रॉ को ड्राउज करना। तो हैरी बेली HARRY, हैरी BAILY, क्या बोलेंगे, ड्राउज द स्ट्रॉ। ठीक है, स्ट्रॉ ड्रॉ करता है और उसमें किसका नाम पहले आता है, पहले आता है नाइट का। तो हम पूरा टोटल चीज को थोड़ा फास्टली कवर करते हैं, आप लोग दिमाग में स्टोरी एडजस्ट कर लेंगे। उसमें फर्स्ट नाम आता है नाइट का। तो नाइट पहला पिलग्रिम है जो द कैंटरबरी टेल्स में स्टोरी स्टार्ट करता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैंटरबरी टेल्स का फर्स्ट पिलग्रिम कौन है जिससे स्टोरी स्टार्ट होती है। तो कैंटरबरी टेल्स का फर्स्ट पिलग्रिम है द नाइट, जिससे कहानी की शुरुआत होती है। तो आइए यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पिलग्रिम्स के नाम लिखे हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके इस पिलग्रिम्स के बारे में चर्चा करते हैं, फास्ट अप कवर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में, याद रखिएगा, स्टोरी को दिमाग में फिट करना बहुत जरूरी है। और जब आपके दिमाग में स्टोरी है, और हमें उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत क्लियर वे में हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप लाइफ में इसको इतनी आसानी से ना भूल जाएं जितना मतलब आप इसको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग आगे चल के इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, एग्जाम UGC नेट JRF निकालना चाहते हैं, या जो लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, भाई तो एग्जाम में जाकर के लिखेगा नहीं, स्टोरी समझेगा नहीं तो लिख नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टोरी के ऊपर फोकस करना। आइए सबसे पहले हम लोग द नाइट के बारे में बताते हैं। पहला कैरेक्टर है द नाइट, KNIGHT। ये क्या है भाई, द नाइट? तो ध्यान से देखिएगा, अब इसके बारे में हम केवल स्टोरी बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाइट चौसर के अकॉर्डिंग, जो हमारे नरेटर हैं, राइटर, वो कहते हैं कि ये जो नाइट है ये नोबलेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनमें से सबसे नोबल इंसान यही है। नोबल का मतलब नेक होता है। अच्छा, तो भाई नोबल कैसे है, नेक कैसे है? एक तो ये बहुत पावरफुल आदमी है। अब नाइट किसको कहते हैं? जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बैटल्स। तो ये बैटल्स में जाता है, लड़ाई लड़ता है, शिवैलरी है, सूरवीर है, और साथ साथ में ये बहुत नोबलेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि जितना ये पावरफुल है उतना ही ये हम्बल है, काइंड है, पोलाइट है, किसी से बहुत सिविलाइज्ड वे में बात करता है। और चाहे वो कोई भी हो, लोअर क्लास का हो या अपर क्लास का हो, वो भेदभाव नहीं करता है, किसी को बहुत रेस्पेक्ट देता है और कभी भी अनसिविलाइज्ड वे में किसी से बात नहीं करता है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी यहाँ पे तो दुनिया में कुछ इतने पावरफुल लोग भी हैं कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं कि हम पावर में हैं, लेकिन दूसरे अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स को कॉकरोच तक कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होते रहता है मीडिया में, ऐसे ऐसे न्यूज अक्सर, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। तभी तो मैंने कहा कि जहाँ पे मीडिया वाला का थॉट क्या हो जाता है, स्टॉप होता है, वहाँ यूट्यूब टीचर्स का थॉट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब मीडिया वाले भी यूट्यूब स्टार टीचर्स के ऊपर बहुत सारे क्लेम लगाते हैं कि ये लोग पढ़ाते कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। बताइए, हम ऐसे ही कुछ बकवास कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम आपको स्टोरी बता रहे हैं द नाइट के बारे में कि आपके एग्जाम में आएगा तो कितना शानदार तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत हम्बल है भाई। क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब लिखेंगे नहीं, हम्बल है, काइंड है, ऑनेस्ट है और सिविलाइज्ड वे में बात करता है।
और लेडीज़ को भी रेस्पेक्ट करता है, लोअर क्लास के लोगों को भी बहुत सिविलाइज्ड वे में बात करता है। दूसरी बात, इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा है। ही हैज़ फॉट मेनी बैटल्स बट नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट बट फॉर क्राइस्ट एंड ट्रुथ। नाइट ने अपने लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा भी है और जीता भी है, और ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ा है, ये लड़ाई ट्रुथ के लिए और क्राइस्ट के लिए लड़ा है। तो चौसर के अकॉर्डिंग चौसर ये कहना चाहता है कि जो नाइट का जो कैरेक्टर है द कैंटरबरी टेल्स में, वो एकदम एक नंबर का एक्सीलेंट और नोबल कैरेक्टर है। तो आपको उम्मीद है कि ये नाइट समझ में आ गया होगा। सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं, द स्क्वायर। द स्क्वायर SQUIRE, ये लिखते हैं दोबारा ताकि आप लोग भी ध्यान दें, क्योंकि पिलग्रिम का नाम यानी कि कैरेक्टर का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यही कैरेक्टर स्टोरी बना रहे हैं। तो इनका क्या स्टोरी है भाई? तो द स्क्वायर जो है ये नाइट के बेटा है। स्क्वायर इज द सन ऑफ द नाइट, ये नाइट के बेटा है। और ये क्या करता है भाई? तो ही इज नॉट एज परफेक्ट एज हिज फादर, वो अपने पिता के समान परफेक्ट नहीं है। मानते हैं कि पिता से उम्र में छोटा है, लेकिन एक अच्छे पिता का पुत्र सन होने के बिहाफ पे या अंदाज पे इसको भी एक अच्छा क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। लेकिन चौसर कहते हैं कि पता नहीं, कभी कभी किसी अच्छे इंसान के बेटे भी उस लाइन से भटक जाते हैं। तो ये एकदम लाइन से भटक गया है, ये आशिकबाज है। और दूसरी बात, ये अपना कर्ली हेयर रखता है ताकि दूसरों को, लेडीज को इम्प्रेस कर सके। ठीक है, मतलब लुक बना के रखता है शाहरुख खान की तरह और विचार बना के रखता है हिमेश रेशमिया की तरह लेडीज के लिए। तो ये है द स्क्वायर, इसका बेटा। और मतलब ये सब चीज ध्यान देंगे, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि द स्क्वायर हैज कर्ली हेयर्स, इसके क्या है? कर्ली हेयर है। और दूसरी बात, ये नाचता है, गाता है, बांसुरी बजाता है। अब बांसुरी इस अंदाज में बजाता है ताकि कोई फीमेल या कोई लड़की इससे क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, पट जाए। तो ये है स्क्वायर का कैरेक्टर। आप लोगों को उम्मीद है कि स्क्वायर अच्छा से समझ में आया होगा। और ये क्या क्या करता है? तो घुड़सवारी करता है, चमकीला भड़कीला ड्रेस पहनता है, जबकि इसके पिताजी एकदम सिंपल ड्रेस पहनते हैं। आइए एकदम कलरफुल ड्रेस पहनता है ताकि वो फीमेल को क्या करे, इम्प्रेस कर सके, और अपने आप को लेडीज मैन समझता है। तो द स्क्वायर कंसीडर्स हिमसेल्फ एज ए लेडीज मैन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टर। यहाँ पे देखिएगा द ह्यूमन, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो आपको ध्यान में रखना है। द ह्यूमन क्या है भाई? तो द ह्यूमन जो है ये नाइट का सर्वेंट है। तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं, द ह्यूमन इज द सर्वेंट ऑफ द नाइट एंड ही पुट्स ऑन ग्रीन ड्रेसेस। ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन नाइट का सर्वेंट है, ये नाइट के खेत का देखरेख करता है और अपने आप को ग्रीन ड्रेस पहन के रखता है, हमेशा हमेशा हरा ड्रेस पहनता है और अपने साथ बॉज एंड एरोज, तीर और धनुष लेकर के तैयार रहता है। तो ध्यान देंगे कि ह्यूमन इज द सर्वेंट ऑफ द नाइट, ही लुक्स आफ्टर the night's land and he always puts on green dresses and he is always ready with his bows and arrows। इसलिए तीर धनुष लेकर के तैयार रहता है ताकि कोई जंगली जानवर आ जाए तो उस पर अटैक कर दे। अब आपको पता है कि खेत में हरियाली रहती है, तो इसीलिए हरा ड्रेस पहन के अपना ये तैयार रहता है। तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गया। 4 नंबर पे आते हैं, हमारा कौन है? द प्रायोरिस। द PRIORESS। प्रायोरिस क्या है? तो यह ध्यान दीजिएगा, ये एक नन है। क्या है ये? नन। प्रायोरिस एक नन का मतलब होता है सन्यासिनी। ये एक विचित्र टाइप की नन है, इसका खूब मजाक उड़ाते हैं चौसर। चौसर ने देखिए किसका किसका मजाक उड़ाया, ये स्क्वायर का। अब उड़ाने जा रहे हैं मजाक द प्रायोरिस का। कहते हैं कि ये नन है, हालांकि ये फैशनेबल कपड़ा पहनती है और लुक इसका बहुत अच्छा होता है, हमेशा चमकदार गहना भी पहनती है। और साथ साथ अगर किसी लेडीज को डाइनिंग टेबल पे खाने का एक्सपीरियंस ना हो तो इससे सीखना चाहिए। ये डाइनिंग टेबल पे खाना खाने में हाईली एक्सपर्ट है, मतलब टेबल पे एक दाना भी नहीं गिरेंगे और ना ही इसके कपड़े यानी कि ब्रेस्ट पे कोई एक दाना गिरेगा। और दूसरी बात तो ये कि जिस मतलब फूड को या किसी आइटम को ये किसी सॉस या सब्जी में लगा के ये यूज करती हैं, खाती हैं, तो वो केवल उस ब्रेड में ही लगता है, इनके नाखून या इनके फिंगर में टच तक नहीं करते। तो इतना ये एक्सपर्ट आदमी है खाना खाने का कि किस तरह से खाना खाना है। और ये भी ध्यान देंगे, चौसर ने इसका खूब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जब ये खाती है तो अपने होठ को इतने तरीका मतलब क्लीन साफ करती है या खाते वक्त इतना ध्यान देती है कि होठ पे कोई फूड आर्टिकल ना गिर जाए, यानी कि आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो उसके फूड आर्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो शी इज सो एक्सपर्ट इन ईटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल and she cleans
हर लिप्स सो क्लियरली दैट नॉट ए फूड आर्टिकल कैन बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि द प्रायोरिस क्या है। अब और इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं चौसर, और कहते हैं कि ये दयालु बहुत है जानवरों के प्रति, अजीब टाइप के इसके पास दया है कि जानवरों से प्यार तो करती है, दया करती है कि देखो हम दिखाती है कि हम जानवर पाले हुए हैं। ये डॉगी पाली हुई है और डॉगी को रोस्टेड मीट खिलाती है। कैसा मीट? रोस्टेड। और रोस्टेड मीट खिला करके कहती है कि देखो हमको जानवरों से कितना प्रेम है। लेकिन चौसर कहते हैं कि क्या खाक प्रेम है, एक जानवर को तुम दूसरे जानवर की मीट खिला रही हो और इसको प्रेम कहती हो। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है चौसर का। चौसर क्रिटिसाइजेज प्रायोरिस एट ए हाई लेवल, बहुत हाई लेवल पे निंदा करते हैं। कहते हैं कि तुम शो ऑफ में बहुत नंबर 1 हो, झूठ मूठ के दिखावा करती हो कि हमको बहुत काइंडनेस है जानवरों के प्रति, लेकिन ये किस टाइप का दया है जो एक जानवर को जानवर का मीट खिलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द प्रायोरिस के बारे में चौसर ने कैसे क्रिटिसाइज किया। अब आते हैं द मॉन्क। 5th नंबर कैरेक्टर है द मॉन्क। क्या भाई? मॉन्क। तो मॉन्क इज ऑल्सो अ रिलीजियस कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स बट ही इज अ वेरी करप्ट। चौसर ने कह दिया कि ये रिलीजियस कैरेक्टर है। आपको ये ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस या प्रेजेंट द रियल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द 14th सेंचुरी, या चौसर इज ए रियलिस्ट, या चौसर ने कैसे इंग्लैंड के 14th सेंचुरी के रियल पिक्चर को प्रेजेंट किया है। तो रियल, एकदम रियल क्या हो रही थी 14th सेंचुरी में, जो हो रही थी उसी को द कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने एक्सप्लेन किया है। मॉन्क को कहा कि इसको लोग मानते थे रिलीजियस कैरेक्टर, लेकिन ये एक नंबर का करप्ट था। क्यों भाई? क्योंकि ये धर्म के नाम पे लोगों को लूटता था। दूसरी बात कि इसका काम क्या है कि मठ में रहे, पूजा पाठ करे, लेकिन ये मठ में कभी नहीं रहता था। ये इसका अजीब टाइप का शौक था। इसका शौक था कि हमको हंटिंग पे जाना है, और गुड फूड का ये दीवाना आदमी था। इसको पुजारी होने के नाते अगर नॉन वेज भी मिल जाए तो एकदम स्वागत है, और साथ में अगर दारू मिल जाए तो वाह मजा आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चौसर कहते हैं कि अजीब टाइप का ये क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर है। तो चौसर क्रिटिसाइजेज द मॉन्क ऑल्सो एट ए हाई लेवल एंड ही सेज दैट कि पीपल कंसिडर द मॉन्क एज ए रिलीजियस कैरेक्टर बट अकॉर्डिंग टू चौसर ही इज टोटली करप्ट, एकदम करप्ट आदमी है। ठीक है, और अमीर लोगों को ये तलवे चाटता था और गरीब लोगों से दूरी बना के रखता था, क्योंकि ये जानता था कि मेरी जिंदगी जीने का सहारा वही है। तो इसलिए चौसर इसका खूब मजाक उड़ाते हैं। चलिए मॉन्क, और 6 नंबर पे आ जाते हैं। मॉन्क के बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ध्यान दीजिएगा द फ्रायर है। द फ्रायर, FRIAR, ध्यान दीजिएगा द फ्रायर। ये फ्रायर क्या है? तो ये फ्रायर से एक ट्रिक याद रखेंगे, फ्रायर अ फ्रॉड। ठीक है, फ्रायर एक बहुत फ्रॉड आदमी है। ठीक है, यानी कि ये मतलबी बहुत है। ये दोस्ती तभी करता है जब इसको कोई मतलब हो, अगर मतलब नहीं है तो कोई दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा ये दोस्ती ऐसा भी नहीं है कि किसी से भी कर ले, ये दोस्ती करता है फाइनेंशियल रिच लोगों से, ताकि इसकी फाइनेंशियल पूर्ति हो सके। ध्यान देंगे। और ये अगर कोई लेडीज सुंदर हो, अच्छा हो, जिससे इनको सर्विस मिल सके, खुशी मिल सके, प्लेजर मिल सके, तो उससे भी ये दोस्ती करते थे। तो ध्यान देंगे कि चौसर ने फ्रायर्स लोगों का 14th सेंचुरी में बहुत मजाक उड़ाया है। तो फ्रायर्स वेर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौसर। चौसर क्रिटिसाइज द फ्रायर्स बिकॉज दे बिफ्रेंड अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट, या जब इनको बेनिफिट लेना होता है तभी ये किसी को भी फ्रेंड बनाते थे। ठीक है, और रिच लोगों को ज़्यादा टारगेट करते थे ताकि इनको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रायर इज ए फ्रॉड कैरेक्टर। ये भी धर्म के नाम पे एकदम बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, 6 के बाद हम 7 पे आते हैं। फ्रायर के बाद है द मर्चेंट। द मर्चेंट, MERCHANT। मर्चेंट क्या भाई? तो ये जो मर्चेंट है ये एक बिजनेस क्लास का कैरेक्टर है। ये हमेशा बिजनेस की बात करता है और हमेशा प्रॉफिट की बात करते रहता है, लेकिन बात प्रॉफिट के करता है लेकिन इसको लॉस ही लग जाता है। जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट 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 करते रहते हैं उसी को लॉस होता है। तो चौसर क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ये हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, काम करता है, बातें करता है, बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली एंड में जाके इसको लॉस ही होता है। तो इसका भी निंदा कर दिया चौसर ने। और दूसरी बात कि इसका जो दाढ़ी है, ये मर्चेंट है, अब बिजनेस क्लास आदमी है तो बिजनेस क्लास का थोड़ा शो भी करेगा कि हम कैसे बिजनेस चलाते हैं। इसका दाढ़ी एकदम कांटों की तरह है, एकदम लगता है कि दाढ़ी पे कांटा फिट है। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्क्ड, याद रखिएगा, FORKED, फोर्क्ड बियर्ड।
BEARD, ठीक है। इसके पास फोर्क्ड बियर्ड है, कांटों वाली दाढ़ी है, ठीक है। तो ही हैज फोर्क्ड बियर्ड। आप लोग इसको अपना स्टोरी में नरेट कर लेंगे, लिख लेंगे, आपको स्टोरी समझना जरूरी है। और अब हमेशा कलरफुल वॉच पहनता है, शूज पहनता है, कलरफुल ड्रेस पहनता है और हाई हॉर्स पे चलता है। और लोगों से जब बात करता है तो लोगों को इतना तक फील नहीं होता है कि ये कर्ज में है, क्योंकि ये अपीयरेंस जो रखता है बहुत हाई क्लास का रखता है। पहनावा, घड़ी का कलर, इससे लोगों को लगता है कि बहुत रिच आदमी है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये बहुत क्या होता है, कर्ज में डूबा होता है, डेप्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, मर्चेंट। इसके बाद आपका 8 नंबर करेक्टर है द क्लर्क। द क्लर्क क्या है भाई? क्लर्क, तो क्लर्क इज अ वेरी गुड करेक्टर। ही इज अ पुअर स्कॉलर इन द कैंटरबरी टेल्स। चौसर ने इसको एक पुअर स्कॉलर के रूप में प्रेजेंट किया है और कहा है कि ये पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है और जो भी पैसे खर्च करता है वो अपने दिखावा के लिए ड्रेस पे नहीं, ये पुराने और सिंपल कपड़े पहन करके अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, लेकिन अपने पैसों के खर्च किताबों खरीदने में करता है, मतलब किताब खरीदने में। तो ही स्पेंड्स मनी इन बाइंग बुक्स, किताब खरीदने में ये पैसा खर्च करता है। तो इसलिए चौसर की नज़र में क्लर्क एक अच्छा करेक्टर है, लेकिन इसकी भी खिंचाई कर देते हैं, कहते हैं कि इतना मेहनत करता है लेकिन इसको भी हाथ कुछ लगता नहीं है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली बोलते हैं, फिर भी कहते हैं कि बाय द वे द क्लर्क इज अ वेरी गुड करेक्टर, नो डाउट। तो ये आ गया 8 नंबर। उसके बाद आता है द मैन ऑफ लॉ। 9 नंबर पे आता है द मैन ऑफ लॉ। ये क्या है भाई? तो द मैन ऑफ लॉ, आपको लॉ से पता चल जाएगा कि ये कानून का आदमी है, यानी कि एडवोकेट टाइप का है। किस टाइप का है? एडवोकेट। और ये अपने आप को इतना शो करता है कि वह बहुत बिजी है, जितना कि इसके पास काम ही उतना नहीं है। कि कोई कोई इंसान होता है जो दिखावा करता है कि मेरे पास बहुत सारे काम है, इतना हम वीआईपी हैं, इतने सारे वर्क हैं मेरे पास, लेकिन जितना ये कोहराम मचाता है, जितना ये मतलब लोगों के दहशत फैलाता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, हम बहुत बिजी आदमी हैं, लेकिन इसके पास कोई काम ज़्यादा होता ही नहीं है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको ये परफेक्टली करता है। तो एक क्वालिटी है द मैन ऑफ लॉ का कि ये लीगल डॉक्यूमेंट को बहुत परफेक्टली तैयार करता है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता। तो nobody can select the fault in the legal document prepared by the man of law, but he just shows that he is busy, but he is not as much busy as it should be। वह उतना बिजी नहीं होता जितना हम लोग सोच लेते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि द मैन ऑफ लॉ क्या है। फिर अब आते हैं हम लोग द फ्रैंकलिन। यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर द फ्रैंकलिन, FRANKLIN। ये दो, एक तो है फ्रायर, एक है फ्रैंकलिन, तो दोनों का नाम कुछ मिलते जुलते रहता है। तो एक कोड याद रखिएगा कि द फ्रायर कैसा है, तो फ्रायर मतलब फ्रॉड, और फ्रैंकलिन लोग कहते हैं ना बड़ा फ्रैंक आदमी है। फ्रैंक का मतलब ऑनेस्ट, जेन्युइन, उदार, हम्बल, ठीक है। तो फ्रैंकलिन का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा है। ये एक जेन्युइन और क्या कहते हैं, रिलीजियस कैरेक्टर है। और साथ साथ द फ्रैंकलिन इज ए रिच लैंड ओनर, ये बहुत अमीर लैंड ओनर है। इसके पास अनाज का ढेर लगा होता है। दूसरी बात, ये बहुत अमीर आदमी है, तो अपने पास एक टेबल रेडी करके रखता है कि कोई भी गेस्ट अगर आ जाए, चाहे वो लोअर कैरेक्टर हो या हायर कैरेक्टर हो, सबको उस टेबल पे खाने का जो प्रोग्राम है रेडी रखता है। आते हुए गेस्ट को एकदम टेबल पे खिलाता है और बहुत मज़े से एंटरटेनमेंट करता है। इसको ये कहा जाता है कि he believes that happiness comes through pleasure। याद रखिएगा एक लाइन कि ये किस में विश्वास करता है, ये बहुत मतलब मौज मस्ती करने वाला इंसान है। he believes that happiness comes through pleasure, कि अगर आपको हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए तो प्लेजर से आता है, यानी कि आप उस तरह का काम कीजिए तो आपको खुशी मिलेगा। इसको खुशी मिलता है जब इसके पास कोई भी गेस्ट आता है तो उसको आराम से खिलाता पिलाता है टेबल पे, जिस टेबल पे खुद खाता है उसी टेबल पे सबको खिलाता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। बहुत रिच आदमी है। आई सोचता है कि यही मेरे एंटरटेनमेंट का साधन है। तो मिला जुला के चौसर ये कहना चाहता है कि ये जो कैरेक्टर है पिलग्रिम है, कुछ हद तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खिला पिला रहा है, इसमें क्या दिक्कत। 10, 11 नंबर पे हमारे साहब जो आते हैं ये हैं द कुक। ये देखिए द कुक, ये लेडी है द कुक, खाना बनाने वाली। अब ये लेडी है, नहीं शायद ये जेंट्स ही हैं। कुक, इसको रोगर कहते हैं, ROGER, रोगर। अब ये जो कुक है जो खाना बनाता है, ये खाना बनाने का बहुत एक नंबर का एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अगर कोई भी खाना ये बना दे
उसके टेस्ट खाने के बाद आप भूल जाएंगे कि यार इस टाइप का भोजन मैंने पहले कभी नहीं किया था। इतना टेस्ट और इतना स्वाद आता है इसके खाना में, लेकिन ये रहता बहुत गंदा है। और इसके अपीयरेंस चौसर बताते हैं कि सोचिए कोई इंसान आपको एकदम टेस्टी खाना तो खिला रहा है, लेकिन अगर लुक उसका ऐसा हो कि आप खाना खा लिए और जब उसका रूप देखेंगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो एकदम हाईली डिस्गस्टिंग, इतना गंदा, कितने दिनों से नहाया नहीं, मक्खियां भनभना रही हैं शरीर के ऊपर और फोड़े फुंसी हो चुके हैं और घाव बह रहे हैं। और उस स्थिति में ये जो खाना बनाता है कुक, बहुत टेस्टी और खाना बनाने का एक्सपर्ट आदमी है, टेस्टी, और बिना जाने अगर कोई इसका खाना खा ले तो इस खाने का तारीफ करते वो रुकेगा नहीं। लेकिन जब उसको रियलिटी के पता चलेगी कि अरे यही आदमी ने खाना बनाया है, तो जो अंदर खाया हुआ है उसको बाहर आते टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस टाइप का ये निंदा करते हैं कुक का कि किसी किसी इंसान के पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन उसके रहन सहन और उसके जो अपीयरेंस होता है वो बहुत डिस्गस्टिंग हो जाने के चलते उसके स्किल और एक्सपीरियंस भी खराब हो जाते हैं और उसका डिमांड भी कम हो जाता है। तो इस तरह से इसका निंदा करते हैं द कुक का। आपको उम्मीद है कि यह कुक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं द शिपमैन। द शिपमैन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, शिपमैन जो है ये बहुत माइनर कैरेक्टर है। ये एक चोर है और चोरी भी किस चीज़ का करता है, वाइन का, शराब चुराता है। और दूसरे शिप का जब कैप्टन सो जाते हैं तब चोरी छुप के जाता है और शराब चुराता है। तो द शिपमैन इज जस्ट लाइक अ थिप, ही स्टील्स द वाइन फ्रॉम अदर शिप। दूसरे जहाज से ये क्या चुराता है, शराब। तो इसका ये भी चौसर में इसका मजाक उड़ाते हैं और ये भी एक फ्रॉड टाइप का गलत आदमी है। इसके बाद 13 नंबर पे आप लोगों के दिमाग में ये स्टोरी को एडजस्ट करते चलना है। द फिजिशियन, कि द फिजिशियन क्या है, PHYSICIAN, फिजिशियन। और फिजिशियन भी एक रिलीजियस कैरेक्टर के साथ साथ इसके पास जो मेडिसिन का अच्छा नॉलेज है। आपको पता है फिजिशियन है तो मेडिसिन का नॉलेज तो होगा। अब मेडिसिन के नॉलेज के साथ साथ ये क्या करता है, मेडिसिन के नॉलेज को कनेक्ट कर देता है एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज से। यानी कि इसको मेडिसिन का नॉलेज तो है ही, साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी जानता है। तो जब मैटर खराब होता है तब ये एस्ट्रोलॉजी को यूज कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्या है, पिलग्रिम है हमारे द कैंटरबरी टेल्स में। आपको समझ में आ गया होगा फिजिशियन का रोल क्या है। इसके बाद आते हैं द पार्सन। ये क्या है भाई, 14 नंबर, द पार्सन, PARSON, पार्सन साहब क्या है। तो ये पार्सन जो है बहुत सिंसियर आदमी है। ये विश्वास करता है कि इंसान को जितना जीवन में पैसों की जरूरत हो खर्च करने का उतना ही करे, और उतना ही उसके पास होना भी चाहिए। उससे ज्यादा हो जाने का इसके पास कोई ग्रिड नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये जस्ट लाइक लोगों को शो ऑफ करके एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि इस तरह से जियो, जितना तुमको रिक्वायरमेंट हो उतना ही पैसा रखो, ज्यादा रखने से इंसान का माइंड डिविएट हो जाता है। तो ये एक अजीब टाइप का कैरेक्टर है। चौसर इसका भी खूब निंदा करते हैं कि अरे भाई ये तो गजब आदमी है, अगर इसको 5 रुपये की जरूरत है तो बस 5 ही रुपये चाहिए, इससे ज्यादा इसको चाहिए ही नहीं। तो ही जस्ट सेट्स द एग्जाम्पल ऑफ अदर पर्सन टू बी लाइक हिम। कहता है कि मेरे तरह हो, जैसे मैं हूँ, मेरे विचार का हो जाओ। अब बताओ, द पार्सन हो गया। इसके बाद है द वाइफ ऑफ बाथ, 15, द वाइफ ऑफ बाथ। ये देखिए, ये जो करेक्टर है ये सबसे विचित्र करेक्टर है। इसका खूब खिंचाई करते हैं चौसर, इसका खूब क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा मजाक खूब उड़ाते हैं। कहते हैं कि द वाइफ ऑफ बाथ टाउन ऑफ बाथ से आती है। एक टाउन ऑफ बाथ जगह है लंदन में, वहां से ये बिलोंग करती है। तो द वाइफ ऑफ बाथ बिलोंग्स टू द टाउन ऑफ बाथ। एंड चौसर क्रिटिसाइजेज द वाइफ ऑफ बाथ एट हाई लेवल। बहुत शानदार तरीका से इसका भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये अपने आप को समझती है कि हमें मैरिज के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, मैरिज लाइफ। तो शी कंसिडर्स हर सेल्फ दैट शी हैज़ वेरी गुड नॉलेज अबाउट मैरिज लाइफ। क्यों भाई, क्योंकि ये मानती है कि मैंने 5 बार शादी की है, मतलब ये 5 बार शादी कर चुकी है, द वाइफ ऑफ बाथ। तो द वाइफ ऑफ बाथ हैज़ बीन मैरिड 5 times। नाउ शी इज करेंटली लुकिंग फॉर अनदर मैन टू मैरी। 5 बार तो ये शादी कर चुकी है और छठा शादी करने के लिए लुक कर रही है, सर्च कर रही है कि कोई मिल जाए तो छठा भी करेंगे। इसके लिहाज से ये मानती है कि मुझको मैरिज लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
तो लोगों से ये कहना चाहती है कि देख भाई, मैरिज लाइफ के बारे में अगर तुम लोगों को कुछ शिकवा शिकायत हो तो मेरे पास आ जाओ, हम सोल्व करेंगे। तो चौसर कहते हैं कि अजीब आदमी है जिसने खुद 5 बार शादी किया है और पांचों से ब्रेकअप हो गई है, अब छठा शादी करने वाला हो, वो एक्सपर्ट बन गया है मैरिज लाइफ का, वो दूसरों को बताएगा कि हम मैरिज लाइफ बताएंगे तुमको जीना कैसे है। ठीक है, जिसका खुद पता नहीं है कि ये 5 बार शादी करने के बाद भी ये अभी छठा खोज रही है शादी करने के लिए। तो ये है हमारे द वाइफ ऑफ बाथ। अब बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, फैशनेबल। हालांकि अब ये 5 बार शादी करने के बाद ये थोड़ा सा डल हो गई है और गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करती है कि मेरे पास मैरिज लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस है और छठा सातवां तो मैं कर ही सकती हूँ। अब ये बताओ कितना क्रिटिसाइज किया है चौसर ने इसका। ऐसे ऐसे ये रियल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड को बताते हैं। तो चौसर डिस्क्राइब्स द रियल पिक्चर ऑफ इंग्लैंड थ्रू द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कह देंगे कि चौसर को रियलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रियल चीज़ों को डिस्क्राइब किए हैं। उनके टाइम में जो जो चीज़ हुआ करती थी, जैसे जैसे करेक्टर्स और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। द वाइफ ऑफ बाथ। अब हम लोग आते हैं द मिलर कि द मिलर क्या है। तो थोड़ा सा ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा मिलर के करेक्टर के बारे में कि मिलर क्या है भाई। आप लोग इसका रिवीजन बार बार करते रहिएगा, 1-2 बार कर लेने से आपको स्टोरी दिमाग में आ जाएगा। आते हैं यहाँ पे, देखिए द मिलर। द मिलर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। द मिलर एक रेसलर है। क्या है भाई, रेसलर। ये कुश्ती लड़ता है, कुश्ती लड़ने के साथ साथ ये चोर भी है। कुश्ती लड़ता है लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो ये चोरी की करता है अपने प्रोफेशन के रूप में, लाइफ को बैलेंस करने के लिए। और दूसरा बात, ये इसका जो दाढ़ी है ये रेड रखा हुआ है, रेड टाइप का दाढ़ी रखा है, और नाक पे इसके मस्सा है, वाटी नोज। इसको कहते हैं कि ही हैज वाटी नोज। इसके पास जो नोज है ये वाटी, नाक पे मस्सा है। ठीक है, तो आपको मिलर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, मिलर के बाद द मैंसिपल कि ये मैंसिपल क्या है। द मैंसिपल, अब ध्यान दीजिएगा कि मैंसिपल हैज वेरी गुड नॉलेज ऑफ परचेजिंग एनीथिंग बिफोर ही परचेज, ही बिलीव्स इन बार्गेनिंग। ये क्या कहता है, इसको समझता है कि हमको परचेज करने का बहुत नॉलेज है। जब भी कोई सामान खरीदने जाता है उसके पहले ये बार्गेनिंग बहुत टाइट करता है। इसको लगता है कि हम बार्गेनिंग करके और चीज़ों को कम कर देंगे, लेकिन जब ये कस्टमर से या शॉपकीपर से ज़्यादा बार्गेनिंग करता है तो वो लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। एक लिमिट होता है बार्गेनिंग का, तो ये बहुत बार्गेनिंग में, मोल तोल में बहुत विश्वास करता है। चीज़ों को खरीदने से पहले खूब बार्गेनिंग करता है। और इसके 30 मास्टर्स ऑलरेडी रह चुके हैं, आज सारे के सारे एक्सपर्ट हैं। और ये अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता है कि उन 30 मास्टर्स को भी अगर ठगना हो तो बार्गेनिंग में ठग सकता है, अपने भी मास्टर को नहीं छोड़ सकता है। तो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं चौसर मैंसिपल का, कि मैंसिपल भी अजीब टाइप के करेक्टर्स है। तो आपको मैंसिपल को करेक्टर समझ में आ गया होगा। द रिव, अब द रिव के बारे में बोलते हैं कि द रिव क्या है। RWE, ये जो रिव है ये मैनेजर है अपने स्टेट का, यानी कि अपने ही कंपनी का ये मैनेजर है, बॉस है। जस्ट लाइक पहले किसी बॉस के यहाँ काम करता था, ये अब खुद बॉस हो गया है। तो भाई कैसे, तो ये इसको क्या है कि ये दिखने में बहुत दुबला पतला है, लेकिन केकड़ी की तरह है। यानी कि एकदम केकड़ा सब नहीं होता है जो एकदम ऐसे टाइप का, तो उस टाइप का केकड़ी की तरह है ये, बहुत दुबला पतला। लेकिन लोग यानी कि बिजनेसमैन इससे बहुत डरते हैं। क्यों भाई, तो द बिजनेसमैन इज अफ्रेड ऑफ द रिव बिकॉज ही नोज ऑल द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। क्योंकि इसको बिजनेस का एक एक ट्रिक पता है बहुत शानदार तरीका से, तो लोग इससे डरते हैं कि रे भाई कहीं ठग ना ले, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट आदमी है रिव बिजनेस का। जिस बॉस के यहाँ काम करता था, अब ये क्या हो गया है कि उससे भी अमीर हो गया है। तो द रिव इज रिचर देन हिज बॉस। अब ये उससे भी क्या हो गया है, अमीर हो गया है। अब इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि रिव क्या है। ये बहुत गुस्सैल टाइप का आदमी है, जहाँ भी कुछ काम खराब होता है, गलती होता है, इतना गुस्सा आता है जैसे कि, हालांकि कमजोर है, गरीब है, दूसरी बात केकड़ा की तरह है, कोई भी इसको कुछ कर दे, लेकिन बिजनेसमैन पावर वाला आदमी है, इसलिए लोग इसे डर जाते हैं कि बाप। एक बार एक कोई पिलग्रिम कहानी बता रहा था कारपेंटर का, तो कारपेंटर की कहानी बता रहा था, तो ये बहुत भड़क जाता है उसके ऊपर, कहता है कि तुम गलत बोल रहे हो। इतना उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है कि उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो द रिव क्या है भाई, कारपेंटर के स्टोरी बताने के ऊपर गुस्सा हो गया था एक पिलग्रिम के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। और ये खुद एक कारपेंटर भी है, पहले कारपेंटर का भी ये काम किया हुआ है।
चलो भाई आगे आते हैं। द समनर, ये कौन है? द समनर, द SUMMONER, समनर साहब कौन है और ये क्या करते हैं? तो समनर जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि समनर एक हिपोक्रिट है। रिलीजियस कैरेक्टर के नाम पे ये भी क्या है? हिपोक्रिट। हिपोक्रिट का मतलब होता है कि जैसे पखंडी, ठीक है, मतलब जितना एक्चुअल में है उससे ज़्यादा शोबाजी करना एक टाइम पे, इसको कहते हैं हिपोक्रिट। तो ये क्या करता है? लोगों को शो ऑफ करके खूब ठगता है, ठीक है। और लेकिन एक दोष इसका भी है कि चौसर कहते हैं कि तुम दूसरे को ठगते हो और पखंडी बन के जीते हो, तो तुमको भी तो क्या दिया है? स्किन डिजीज आ गई है, इसको स्किन डिजीज है। तो लोग कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, दूसरों को लूटोगे तो लूटे जाओगे। तो इसको स्किन डिजीज है, चेहरे पे, फेस पे, पूरे बॉडी पे स्किन डिजीज है और इसका जो लुक है डे बाय डे खराब होते जा रहा है। तो ये है हमारा कौन? द समनर। तो आपको उम्मीद है कि समनर के बारे में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे आप। और ये सब डिकेंटेबल डिटेल्स के जनरल प्रोलॉग के स्टोरी को बताने में हेल्प कर रहा है। अब आते हैं द समनर के बाद द पार्डनर। क्या है? द पार्डनर। पार्डनर, इसको ध्यान दीजिएगा, पार्डनर। ये जो पार्डनर है, देखिए इसमें पार्डन वर्ड इसे याद रखिएगा। ये जो क्या है ये पार्डनर, तो ये सबसे बड़ी इसके क्वालिटी ये है कि ये फीमेल की तरह लगता है पार्डनर। याद रखिएगा एग्जाम में कि चौसर के कैंटेबरी टेल्स में 30 पिलग्रिम्स हैं, उसमें से एक पिलग्रिम कौन है जिसके पास फीमेल की क्वालिटी है? तो ये क्वालिटी पार्डनर के पास है। ये ही हैज द क्वालिटी ऑफ फीमेल और ही जस्ट लाइक होमोसेक्सुअल। ये एक होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल। आपको ये सब बता देते हैं ताकि आप आराम से स्टोरी बना सकें। और पार्टनर समझ में आ गई। इसके बाद है द होस्ट। ये आपका है द होस्ट हैरी बेली। द होस्ट हैरी बेली, BAILY। ये देखिए द होस्ट हैरी बेली। अब ये जो होस्ट है हैरी बेली, यही तो मेन आदमी है जो कैंटेबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग के स्टोरी को डेवलप कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो कैंटेबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग का स्टोरी डेवलप नहीं होता। हालांकि स्टोरी को डेवलप चौसर ही कर रहे हैं, लेकिन करवा रहे हैं किस कैरेक्टर से? हैरी बेली से। ये होस्ट है। कहाँ का होस्ट है भाई? आप लोगों को एग्जाम में बता देंगे, पूछा जाएगा कि हैरी बेली कहाँ का होस्ट था? तो टैबार्ड इन, टैबार्ड इन साउथ वार्क में है, वहाँ का ये होस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? तो हर पिलग्रिम को प्रपोज करता है। तो हैरी बेली प्रपोजेज each and every pilgrim to tell 2 stories at the time of going and 2 stories at the time of coming. In this way, Chaucer had to write totally 120 stories, but Chaucer could not write 120 stories. He could write only 24 stories because Chaucer died in the 14th century. ठीक है, 1400 में Chaucer डायड हो गए। तो 1400 में जब डायड हुए तो Chaucer का जो स्टोरी था वो इनकम्प्लीट रह गई। मात्र ही कुड राइट 24 स्टोरीज, ठीक है। तो इसको थैंक देते हैं, चौसर हैरी बेली को थैंक करते हैं। याद रखिएगा, चौसर थैंक्स हैरी बेली फॉर डेवलपिंग द स्टोरी ऑफ द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। स्पेशली किसको थैंक देते हैं? होस्ट हैरी बेली को। कौन? तो नरेटर जॉफ्री चौसर, स्टोरी डेवलप करने के लिए। अब लास्ट में हमारा ये है चौसर एपोलॉजिज। एपोलॉजिज, यह स्पेलिंग गलत है, APO एपोलॉजिज, एपोलॉजी। देखिए भाई, तो चौसर एपोलॉजी क्या है भाई? चौसर का एपोलॉजी यानी कि वो क्षमा मांगते हैं। लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चौसर एपोलॉजीज मतलब कहते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन क्रिएटिंग द स्टोरी द कैंटरबरी टेल्स। कहते हैं कि आई हैव सेड वेरी रफ एंड टफ स्टेटमेंट्स अबाउट 30 पिलग्रिम्स। तो यदि मैंने ऐसा गलत कहा है और पिलग्रिम्स को बुरा लगा हो या पढ़ने वाले को अच्छा ना लगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बात लास्ट में कौन बोलते हैं? चौसर। इसीलिए चौसर्स का एपोलॉजी है कि चौसर्स का एपोलॉजी भी लास्ट में हमारे द कैंटरबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग में बहुत ज़रूरी है कि जनरल प्रोलॉग का सबसे लास्ट आदमी जो एपोलॉजी लेके आता है उसका नाम क्या है? तो वह पिलग्रिम है खुद नरेटर जॉफ्री चौसर, जो रीडर से, ऑडियंस से और अपने सारे कैरेक्टर्स के बारे में जो भला बुरा बोले हैं, उनके ड्रेस के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो उनके जो मजाक उड़ाए हैं उनके बाद ये क्षमा मांगते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टाइल है हमारे चौसर का। किसी का खूब मजाक उड़ा दो और लास्ट में कह दो कि सॉरी,
गलती हो गई ठीक है, बड़े जम के मजाक उड़ाए हैं कैरेक्टर्स को। ये देखो द वाइफ ऑफ बाथ, इसका तो एकदम धजिया उड़ा दिए, अजीब है। द वाइफ ऑफ बाथ का स्क्वायर का बेचारा, स्क्वायर अभी नया नवेला लड़का है, इसको भी खूब मजाक उड़ाए हैं कि कहाँ बाप कहाँ बेटा, ठीक है। तो इस तरह से चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स के स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंगली क्रिएट किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और एक बात आपको बताते हैं कि यदि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल इंग्लिश क्लासेस देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8130847890, ये नंबर है। हम इंग्लिश का पर्सनल ट्रेनर हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अच्छा से तैयारी हो सके। तो जो भी हो, जैसा भी हो, आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।